जाओ यहाँ से, अब मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। तुम्हारे बाप के पीछे दिन भर लगी रहती हूँ, वो गया है, अब उसके बाद तुम आ गई मेरा दिमाग खाने के लिए। जाओ यहाँ से, जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलो। मम्मा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज मुझे खाना दे दो ना, मुझसे इतने ऊपर से खाना निकालते नहीं बनता। दिन भर खाना खाना, जा अभी बोल दिया ना, मैं थोड़ी देर शांति से बैठना चाहती हूँ। एक तो ये खचाड़ा टीवी, घर में कोई चीज ढंग की नहीं है, न टीवी ढंग की है, न कूलर ठीक से चलता है, न फ्रिज ठीक से ठंडा होता है। अरे सारी की सारी चीज कबाड़ की है, जैसे तेरा बाप। इस घर में कोई चीज ढंग की नहीं है, सारी चीज बिना काम की है, बेकार चीज है। जी तो ऐसा करता है कि सारी चीजों को उठाकर कबाड़ में बेच दूं, लेकिन यदि मैं इनको बेच दूंगी तो फिर घर खाली हो जाएगा। कब से तेरे पापा से बोल रही हूँ कि एक तो कम से कम ढंग का टीवी ला दो, तो तेरे पापा की तो इतनी कमाई ही नहीं है। ना जाने कैसा इंसान है जो घर वालों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे निकम्मे इंसान से मेरा रिश्ता जोड़ दिया मेरे मम्मी पापा ने। मैं ना बहुत पछताती हूँ ऐसे इंसान से शादी करके। ऊपर से एक तू अलग पैदा हो गई, तेरा अलग मेरे ऊपर बोझ हो गया है। यहाँ से खड़ी खड़ी देख रही है, चल भाग यहाँ से, दिमाग मत खा मेरा। बहू, गुड़िया को क्यों डांटती रहती हो बेटा? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, बच्ची के सामने ऐसी बात मत किया करो। उसके सामने अपनी पापा की क्या छवि रहेगी? बताओ मुझे, तुम उसको जब देखो तब चिल्लाती ही रहती हो, डांटती ही रहती हो। सारा गुस्सा तुम बेटी पर क्यों उतारती हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें समझ में नहीं आता है कि बच्ची के मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा। गुड़िया बेटा जाओ, सामने अंकल आए हैं आइसक्रीम वाले, उन्हें मैंने पैसे दे दिए हैं, तुम जाकर आइसक्रीम ले लो। तुम्हें कौन सी खाना है? थैंक यू दादी, मैं चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम लूंगी। देखो बेटा, मुकेश तुम्हारा पति है, अपने पति की इज्जत करना चाहिए। वो जो कमा कर ला रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तुम क्यों बार बार इस तरह की बातें करती हो? बार बार तुम ऐसी बातें करती हो, मेरे दिल पर क्या बीतती होगी, कभी सोचा है तुमने? माँ जी, आपको अपने दिल की पड़ी है, अरे मेरे ऊपर क्या बीतती है कभी आपने सोचा है? मेरे साथ की जो सहेलियां हैं, करोड़पति घर की बहू बनी है, कोई एक भी सहेली ऐसी नहीं है जिसका पति इस तरह गैरेज में नौकरी करता है, 500 रुपए दिन कमा रहा है। आपका बेटा कोई 5000 रुपए दिन का नहीं कमा रहा है, समझे ना आप? अरे घर में ना ढंग की टीवी है, ना कूलर है, ना पंखे हैं ढंग से, ना सोफे हैं ढंग के। कभी किसी दिन मेरी सहेलियों के यहाँ ले जाऊंगी ना तुम्हें, तब तुम देखना कि मेरी सहेलियां कितने ठाट से रहती हैं। मेरी तो किस्मत फूट गई, किस्मत डुबो दिया मेरे बाप ने ऐसे इंसान से शादी कराकर। मैंने तो कितना मना किया था कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना है, ये गैरेज का मैकेनिक है, लेकिन नहीं, मेरे पापा को ऐसा क्या दिखा इस लड़के में जो बिल्कुल एक ही बार में मेरा रिश्ता तय कर दिया। बेटा 500 रुपए दिन भी कोई कम नहीं कहलाता है, 100 रुपए दिन का खर्च है। 500 रुपए में से यदि 400 रुपए भी तुम बचा कर रखोगी तो तुम्हारे 10 दिन में 4000 रुपए इकट्ठे होंगे। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में रहता है, हम तो कुछ रखते ही नहीं है। तुम बताओ कि तुम पैसों का करती क्या हो, बताओ मुझे। बेटा पैसा लेकर आएगा और सीधे लाकर तुम्हारे हाथ में थमा देता है, लेकिन तुम क्या करती हो पैसों का? क्या करने लगी हो? उड़ा रही हूँ मैं, उड़ा रही हूँ आपके बेटे के पैसे, बर्बाद कर रही हूँ, पार्टी में जाकर पैसे बर्बाद कर रही हूँ। वाह माँ जी, आप तो ऐसी बात कर रही हैं कि पूछो ही मत। घर में कितने खर्चे होते हैं कभी देखा है आपने? छोटे छोटे खर्चे, कहाँ 500 का नोट जाता है पता ही नहीं चलता। एक काम करना बेटा, तुम पैसे मत रखना, पैसे मैं रखूंगी और तुम्हें पैसे जोड़ कर दिखाऊंगी और घर का खर्च भी मैं चलाऊंगी। तुम हद की बात करती हो बेटा। देखो बेटा, संतुष्टि नाम की भी कोई चीज होती है। भगवान की दया से हम अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, किस चीज की कमी है हमारे पास? तुम टीवी की बात कर रही हो। हाँ टीवी मानती हो कि छोटी है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है बेटा टीवी। और टीवी में क्या बुराई है, सब कुछ आता है टीवी में। रही बात फ्रिज की, तो फ्रिज भी हमारा नया की नया फ्रिज है। सोफे मानती हूँ कि इतने महंगे सोफे नहीं है, लेकिन हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ ये बात अलग है कि किसी इंसान को संतुष्टि नाम की चीज नहीं होती है, चाहे वो लाखों की चीज में भी क्यों ना रहे, लेकिन उसे लाखों की चीज भी कम ही लगती है। बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे दिल में यदि संतुष्टि नाम की चीज नहीं है, तुम्हारे मन में यदि संतोष नहीं है, तुम्हारे मन में यदि धीरज नहीं है किसी चीज के लिए, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकती। चाहे तुम्हारे पास लाखों की धन हो, चाहे लाखों की माया हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मैंने जब भी तुम्हें देखा है, तुम्हारे मुंह में 12 ही बजा रहता है, इतने गुस्से में रहती हो तुम कि पूछो ही मत। जब देखो तब मेरे बेटे को उठपटांग सुनाना, नहीं तो मेरी पोती को उठपटांग सुनाना। अरे वो तुम्हारी बेटी है, उसके बारे में तो सोचो कम से कम। मेरे बेटे के बारे में ना सही तो अपनी बेटी के बारे में सोचो, उसके दिल पर क्या बीत रही है। तुम्हारी ऐसी बोली, तुम्हारी ऐसी भाषा उसे तुमसे दूर कर रही है दिन ब दिन, समझ नहीं रही हो तुम। आज के समय में बेटियों को अपने करीब रखना चाहिए, उनसे हर बात पूछना चाहिए, उनसे इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि वो हमें कोई भी बात बेझिझक बता दे, क्योंकि समय इतना खराब है
कि कब किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं। और जमाना इतना खराब है कि बेटियों को तो माँ बाप को अपने पास ही रखना चाहिए। यदि तुम उससे इस तरह चिड़चिड़ होगी, उसकी कोई बात नहीं सुनोगी, उसकी कोई जरूरत पूरी नहीं करोगी, तो वो दूसरों के प्रति आकर्षित होगी और जो भी व्यक्ति उससे किसी भी चीज के लिए बोलेगा वो फौरन ही हाँ कर देगी, क्योंकि जो प्यार तुमसे चाहती है वो प्यार तो वो सामने वाला व्यक्ति देगा। स्वाभाविक सी बात है, बच्ची वहीं जाएगी जहाँ उसे प्यार मिलेगा, और कल को फिर यदि बच्ची के साथ कुछ गलत होगा तो तुम फिर हमेशा अपने आप को कोसती रह जाओगी। अम्मा जी, आप मुझे दोष देने से अच्छा अपने बेटे को क्यों नहीं समझाते हैं? अरे उन्हें क्यों नहीं बोलते हैं आप कि अच्छी जॉब करे, मैकेनिक बने बैठे हुए हैं, मैकेनिक की जॉब में मिलता क्या मिल रहा है? अम्मा जी, मुझे इतना ज्ञान देने से अच्छा है कि अपने बेटे को थोड़ा ज्ञान दे लो। क्या ढंग का मिल रहा है मुझे? कुछ नहीं मिला आज तक इस घर से, कुछ नहीं मिला। मेरी सहेलियों के पास इतनी महंगी महंगी कार है, यहाँ तो टू व्हीलर भी मुश्किल से नसीब होती है। कितने सालों से लगी हुई हूँ मैं इनके पीछे कि मुझे एक ठो स्कूटी दिला दो, लेकिन नहीं, स्कूटी नहीं दिलवा पा रहे हैं। किस काम का ऐसा आदमी जो अपनी औरत की जरूरतें पूरी न कर पाए? 5 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन इस आदमी ने मुझे सोने की एक मुंदरी तक लेकर नहीं दिया है। क्या काम का ऐसा पति और क्या काम की ऐसी उसकी नौकरी? हे भगवान, कैसी औरत है ये? मेरा बेटा इतना कमाता है, सारा पैसा लाकर इसे ही देता है, मेरे बेटे का तो 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है, फिर भी ये औरत हमेशा ही मेरे बेटे को ताना मारती रहती है। पता नहीं क्यों इसके मन में धीरज नाम की चीज नहीं है, संतुष्टि नाम की चीज नहीं है इसके मन में। कब धीरज आएगा, कब संतुष्टि आएगी, पता नहीं। कभी कभी तो मुझे इन दोनों के रिश्तों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता होती है, बहुत ही टेंशन होती है। भगवान न करे यदि किसी दिन इसकी बातें सुन सुनकर मेरे बेटे ने कुछ कर लिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठूंगी। हे भगवान, इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। शोभा, शोभा कहाँ हो? क्या है? क्या शोभा शोभा कर रहे हो? क्या बात है? शोभा, आज मेरी एक दोस्त के बेटी का बर्थडे है तो उसने हमें इनवाइट किया है, तुम्हें भी साथ में चलना है। शाम को तैयार रहना, जब मैं गैरेज से आऊंगा तो हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास 4 कपड़े तक नहीं है ढंग के, नहीं जा रही हूँ मैं। शोभा, कैसी बात करती हो? अभी पिछले महीने ही तो तुम्हारे जन्मदिन में मैंने तुम्हें 2000 की साड़ी गिफ्ट की थी ना, उसी साड़ी को पहनकर चलना। हर समय तो तुम्हें साड़ी देता लेता रहता हूँ, जब भी तुम्हें जो भी लेने का मन करता है वो दिलाता रहता हूँ, फिर भी तुम जब देखो तब यही बात बोलती हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, साड़ी नहीं है, गहने जेवर नहीं है। अभी तुम्हारी अलमारी खोलकर देखूंगा तो उसमें कम से कम 50 से 60 साड़ियाँ रखी होंगी। देखो शोभा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें हर हफ्ते 2-2, 3-3 हजार की साड़ियाँ दिलवाऊं, लेकिन मैं जब भी मेरा मन करता है या जब भी मेरे पास पैसे ज़्यादा होते हैं या जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें हमारा बर्थडे होगा, तुम्हारा बर्थडे होगा या सालगिरह होगी, उसमें मैं तुम्हें कपड़े दिलाते ही रहता हूँ। मैं अपने बारे में कभी नहीं सोचता, लेकिन हमेशा तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तुम्हें कपड़े दिलाता हूँ कि चलो तुम खुश रहो, लेकिन तुम हमेशा मुझसे शिकायतें ही करती हो। यदि चलना हो तो शाम को तैयार रहना। अब इसके आगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। जन्मदिन सालगिरह में 1000, 2000, 4000 की साड़ी क्या दिला दी है, कपड़े क्या दिला दिए, बस उसी का गुणगान करते रहते हैं। ऐसा करती हूँ, शाम को पार्टी में जाती तो हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ उठूंगी बैठूंगी तो थोड़ा जान पहचान भी बढ़ेगी। वैसे भी इनके दोस्तों से सब अच्छे बड़े बड़े घर के लड़के हैं, अमीर लोगों के साथ दोस्ती रखने से अपना भी स्टेटस हाई रहता है। मैं तो जाऊंगी। अरे वाह शोभा, आज तो तुमने अपनी हेयर स्टाइल ही बदल ली, कितनी सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। मेरा स्टेटस हाई लग रहा है या नहीं ऐसे लुक में? बताओ मुझे। जब पार्टी में वहाँ पर तुम्हारे दोस्त, उनके परिवार वाले मुझे देखेंगे तो मुझे जरूर अमीर समझेंगे ना? हाँ भाई, समझेंगे। अब चलो भी, खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? बहुत टाइम हो गया वैसे भी हम लोगों को। हाँ चलो चलो, मुझे भी कौन सा यहाँ खड़े रहने का शौक है। तो ये मंजू, मंजू एक लालची और लोभी किस्म की औरत है। मंजू अपने पति की कमाई से कभी संतुष्ट नहीं रहती, उसे बस दूसरों की होड़ करना आता है। हर समय मंजू अपने पति को इसी बात से ताना मारती थी कि उसका पति गैरेज में मैकेनिक है, लेकिन मुकेश बहुत अच्छा कमा लेता था। 500 रुपए दिन के अलावा वो ऊपरी इनकम भी कर लेता था, जिसे वो अपने पास बचा कर रखता था और अपनी पत्नी को 500 रुपए देता था। उसके बाद भी उसकी पत्नी संतुष्ट नहीं रहती थी। कहने के लिए 3 लोगों का परिवार था और घर में खर्च भी इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी मंजू पैसे जोड़ ही नहीं पाती थी। दूसरी सहेलियों के, दूसरे दोस्तों के होड़ करने के चक्कर में अपना सारा पैसा बर्बाद कर देती थी। इसी बात से मुकेश बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। जब सुबह मुकेश के दोस्त के घर पार्टी में जाती है तो वहाँ की चमक धमक और उनके स्टेटस को देखकर चकाचौंध रह जाती है और मुकेश के दोस्त से तालमेल बढ़ाने लगती है। मुकेश के दोस्त का फोन नंबर भी लेकर आ जाती है। वाह, कितना सुंदर बेडरूम है। अरे भाभी जी, आप यहाँ हैं? वहाँ केक कटिंग होने लगा है, सभी लोग आपको देख रहे हैं।
चलिए ना भाभी जी, आप बहुत लकी हैं जो भाई साहब आपको इतने अच्छे मिले हैं। हाँ हाँ भाभी जी, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पति बहुत अच्छे हैं। देखो ना, आपका घर भी एकदम लग्जरी है। बेडरूम देखो कितना सुंदर लग रहा है। हर किसी की किस्मत वैसे आपके जैसे नहीं रहती है भाभी जी, आप बहुत लकी हैं। वैसे आपने अभी तक किचन और दूसरे रूम नहीं देखे हैं ना? चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अरे वाह भाभी जी, आपके तो हर कमरे में कितनी बड़ी बड़ी टीवी लगी हुई है। कितना अच्छा लग रहा है आपका पूरा घर। काश मेरी ऐसी किस्मत होती तो क्या ही बताऊं। भाभी जी आप भी बहुत लकी हैं। भले ही भाई साहब दूसरे की गैरेज में काम करते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत भले इंसान हैं। हाँ वो तो है। चलिए अब मैं आपको किचन और दिखा देती हूँ। सारा घर तो घुमा दिया है। वाह भाभी जी, ये कितना सुंदर फ्रिज है, एकदम यूनिक डिजाइन का। सारी चीजें आपके किचन में लग्जरी रखी हुई हैं। कितनी महंगी महंगी एक्सपेंसिव सामान है आपके तो। भाभी जी इन्हें बहुत ज्यादा शौक है इन सब चीजों का। ये बोलते हैं घर को इस तरह महंगी महंगी चीजों से सजाने से घर की शोभा बढ़ जाती है, बस इसीलिए ये ले लेकर आते हैं और मैं सारी चीजों को डेकोरेट करती हूँ। अच्छी बात है भाभी जी। अब चलिए भी भाभी जी, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। केक काटना है ना बच्चे का? हाँ हाँ चलिए चलिए। मुकेश, इस बार तू बच्चे और भाभी जी दोनों को साथ लेकर आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना तू तो इन्हें लेकर ही नहीं आता था। तू तो जानता है ना कि मेरी नौकरी में कितनी परेशानी आती है। कभी कभी तो आधी आधी रात तक काम करना पड़ता है। बस इसी के चलते मैं इन लोगों को कभी नहीं ला पाया। अब मैं हमेशा ही लेकर आऊंगा। अरे भाई साहब, यदि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो आप टेंशन नहीं है, मैंने आपका घर देख लिया है। मैं ऑटो पकड़ूंगी और खुद ही आ जाऊंगी, आप टेंशन ना लो। हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं। जतिन, सारे गेस्ट जा चुके हैं तुम्हारे, अब हम लोग भी चलते हैं। सुबह उठकर फिर से मुझे गैरेज जाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है ना, तू कहे तो ड्राइवर के साथ तुम लोगों को घर तक छुड़वा दूं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास टू व्हीलर है ना, उसमें चला जाऊंगा। तू टेंशन मत ले। ठीक है हम लोग चलते हैं। अरे घर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? एक तो आप ऐसे ही लेट के नहीं आते थे, बड़ी मुश्किल से तो लेकर आए हैं, तो थोड़ी देर रहने दीजिए ना। लेकिन शायद मीरा रो रही है, मैं जाकर उसे चुप करा कर आती हूँ। आप भी आइए कभी हमारे घर। आप तो अभी तक हमारे घर नहीं आए हैं, हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। पापा प्लीज पापा जल्दी चलिए ना, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। हाँ हाँ बेटा चलो चलो ना शोभा, बच्ची परेशान कर रही है। हाँ बस आप चलिए, मैं आ रही हूँ। हाँ जरूर भाभी जी, क्यों नहीं। अरे आप मुझे भाभी जी नहीं शोभा बोल सकते हैं। आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। शोभा जतिन से उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आ जाती है। वैसे आपकी पत्नी बहुत खुशकिस्मत है जो आप जैसा पति उन्हें मिला है। बहुत ही लकी है भाभी जी। मुकेश भी बहुत लकी है वैसे, जो आप जैसी पत्नी मुकेश को मिली है। अरे शोभा क्या करने लगी, चलो जल्दी आओ, बच्ची बहुत परेशान हो रही है। ठीक है तो मैं चलती हूँ। कितनी सुंदर पत्नी है मुकेश की, स्मार्ट, सुंदर, हर चीज में एक नंबर लग रही है। पार्टी तो बढ़िया से हो गई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, सभी लोग आए तो। हाँ हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा शीतल, एक काम करो, मेरे लिए एक कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय तो बना दो, बहुत ही ज्यादा सर दुख रहा है मेरा। अब आप इतनी रात को चाय पियेंगे? रात के 12 बज गए हैं, इतने समय आप चाय पियेंगे? अरे हाँ हाँ तुम बना तो दो, जाओ तो। ठीक है आप चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। बहुत ही ज्यादा थकान हो रही है, एकदम सर भारी लग रहा है। अरे क्यों मुकेश की पत्नी शीतल मुझे फोन कर रही है इतनी रात को, लेकिन क्यों फोन करती होगी। बात तो करता हूँ। हेलो, हाँ शीतल भाभी, क्या बात है, इतनी रात को आपने कॉल किया मुझे। वो मैंने आपको ये बोलने के लिए फोन लगाया था कि हम लोग घर पहुंच गए हैं। चलो बढ़िया है, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना तो मैं चिंता ही करते रहता। और सुनाइए, कैसा लगा आपको हमारे घर में, हमारे घर की पार्टी कैसी लगी। अरे मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। क्या पार्टी रखी थी आपने बर्थडे की, मैं बहुत खुश हुई आपके घर आकर। आपका स्वभाव तो एक नंबर है, मेरे तो मन को भा गया आपका स्वभाव। चलो बहुत अच्छा हुआ जो आपको हमारे घर की पार्टी तो पसंद आई। वैसे मेरा नाम शोभा है, आप शोभा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है ठीक है फिर कल सुबह फोन करती हूँ मैं, अभी फोन रखती हूँ। शोभा, शोभा, कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, ना जाने किन ख्यालों में खोई रहती हो आजकल। मैं गैरेज जा रहा हूँ, टिफिन बन गया हो तो मुझे टिफिन दे दो। शोभा, आज गैरेज में मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं रात के 11 बजे तक आऊंगा। तुम खाना खा पी कर सो जाना। हाँ ठीक है, आपका टिफिन मैंने सोफे पर रख दिया है, आप अपना टिफिन ले चलीजिए। कितना पैसे वाला है जतिन, उसकी पत्नी देखो कितनी खुशकिस्मत है जो इतने बड़े घर की अकेली मालकिन है, और ऊपर से इतना कमाता है उसका पति, उसकी तो हर शौक शान पूरी करता होगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ता होगा। कितना आलीशान महल, कितना अच्छा लगता है उनके घर में, हर चीज एकदम एक्सपेंसिव है। काश
जतिन जैसा पति मुझे मिलता तो आज आज मेरी भी किस्मत खुल गई होती, मुझे भी किसी चीज की कोई कमी ना होती, मैं भी लाखों में खेलती, उस इतने बड़े घर की मैं भी मालकिन होती अकेले। हे भगवान, आपने मेरी किस्मत क्यों नहीं बनाई ऐसी? इस फटीचर के गले में क्यों बांध दिया मुझे आपने? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? मैं भी तो दिखने में खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, हर चीज का टैलेंट है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी ना जाने आपने कौन से जमाने की दुश्मनी निकाली है मुझसे। ऐसा नहीं करना था भगवान, आपको ऐसा नहीं करना था। अरे बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाती हैं, काश मैं भी अपनी किस्मत खुद बना सकती तो आज आज मेरी किस्मत कहाँ से कहाँ होती, चार चांद लगे होते मेरी किस्मत में। वैसे मैं चाहूँ तो जतिन की पत्नी जैसी किस्मत मेरी भी हो सकती है। यदि मैं चाहूँ तो जतिन से बातचीत करने के बहाने उससे कांटेक्ट बढ़ाऊं अपना और उसे अपने जाल में फंसा लूं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं इस फटीचर को तलाक देकर जतिन का भी तलाक करवा दूं और फिर जतिन से शादी कर लूं, तो मेरी किस्मत भी जतिन की पत्नी जैसी हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। वैसे भी जतिन मुझे देखकर कितना खुश हो रहा था, बार बार मुझे ही देखे जा रहा था। और वैसे भी औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, अच्छे को अपने काबू में कर सकती है। तो बस मैं भी अपना वही शस्त्र आजमाऊंगी और जतिन से बातचीत करना शुरू कर दूंगी ताकि हम लोगों का मेल मिलाप बढ़ सके। धीरे धीरे करके उससे मिलने जाऊंगी, उसे खुश रखने की कोशिश करूंगी ताकि फिर वो मुझे खुश रख सके। उसे खुश करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो सब करूंगी मैं। ये जतिन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कब से फोन लगा रही हूँ इसे। हाँ, अब उठाएगा। हेलो भाभी जी, सुनाइए, कैसे फोन किया आपने, कैसे याद किया इस ना चीज को? अरे मैंने आपको बोला ना कि आप मुझे भाभी जी ना बोले, आप मुझे सिर्फ शोभा बोले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैंने बस यूं ही फोन लगा लिया था आपको, मुझे लगा कि फोन लगाना चाहिए। अब इतने अच्छे इंसान से यदि बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा फिर, इसलिए बस मैंने आपको फोन लगा लिया। ठीक है, यदि आप व्यस्त होंगे तो फोन रखती हूँ मैं। अरे नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ, आपके लिए समय निकाल ही सकता हूँ। बताइए क्या बात है? वो मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था आपसे बात करने के लिए। जब से आपसे मिली हूँ आपसे बात करने का बहुत ही मन करता है। यदि आप कहें तो हम कल गार्डन में आकर मिल सकते हैं, हमारे घर के पास जो गार्डन है। अरे आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो बस चाह ही रहा था कि कब आपसे मेरी बात हो जाए, और देखो ना आपने मुझे फोन कर लिया। वैसे आपके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है जो आप मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही हैं? वो सब कुछ मैं मिलने के बाद बताऊंगी। आप प्लीज शाम को आ जाइएगा, मैं गार्डन में आपका इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, बाय, अभी फोन रखता हूँ। अब तो मैं जतिन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं जतिन से इस तरह अपनी नजदीकियां बढ़ाऊंगी कि वो चाहकर भी मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा और फिर मैं उससे शादी करके माला माल हो जाऊंगी, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी, सारी जरूरतें पूरी करूंगी। हाय, मेरे पास फिर किसी चीज की कमी नहीं होगी। एप्पल का फोन होगा, घर में एसी होगा, वॉशिंग मशीन होगा, मतलब हर चीज होगी घर में, किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। शाम होते ही शोभा गार्डन पहुंच जाती है जतिन से मिलने के लिए। वहाँ जतिन भी अपने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी निपटा कर शोभा से मिलने के लिए गार्डन आ जाता है। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर हो शोभा, कितनी खूबसूरत हो तुम। भगवान ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया है। कहाँ उस बेवकूफ़ इंसान के किस्मत में लिखी हुई थी तुम। अरे तुम जैसी लड़की को तो मेरे जैसा लड़का मिलना था। क्यों तुम्हारे माँ बाप ने उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी? अरे जतिन, कुछ मत पूछो, किस्मत डोब दी मेरे माता पिता ने उस इंसान से मेरी शादी करवा कर। अरे मैं कहाँ पढ़ी लिखी, इतनी स्मार्ट सुंदर, और वो कहाँ एक मैकेनिक, वो भी गैरेज का। किस्मत फूट गई मेरी, किस्मत फूट गई जतिन। अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ, तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम हमेशा खुश रहोगी बस। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं। क्या सच में जतिन? तुम हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और जब से तुम्हें देखा है बस दिन रात तुम्हारे ही ख्याल मेरे सपनों में आते रहते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा मेरा जरूर पिछले जन्म का कोई संबंध रहा होगा, तभी तो तुम्हारी तरफ मैं इतने जल्दी आकर्षित हो गया। ओह थैंक यू जतिन, थैंक यू सो मच। अच्छा तो ठीक है, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं रोज रोज तो तुमसे इस तरह नहीं मिल सकती, तो हफ्ते में 2 बार कम से कम हम कभी रेस्टोरेंट में, कभी होटल में, कभी कहीं और मिलेंगे। हाँ ठीक है मेरी जान। इस तरह जतिन और शोभा छुप छुप कर मिलने लगते हैं, और एक दिन शोभा के बर्थडे में जतिन उसे महंगा आईफोन गिफ्ट करता है। शोभा कहाँ हो तुम? शोभा कहाँ हो तुम? अरे ये एप्पल का फोन हमारे घर में कहाँ से आया? बाप रे, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं है कि हमारे घर में से कोई भी इतना महंगा मोबाइल ले सके। इतना महंगा फोन है किसका? सोचने वाली बात यह है कि ये फोन आया कहाँ से और ये फोन है किसका? मुकेश, आप मुझे आवाज लगा रहे थे? अरे ये फोन रख दीजिए, फोन मेरा है। लाइए, ये फोन मेरा है, मुझे दे दीजिए। शोभा, सबसे पहले ये बताओ कि इतना महंगा फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुमने इतना महंगा फोन लिया कहाँ से है? बताओ मुझे, किसने दिया तुम्हें?
लिया तो तुमने होगा नहीं, क्योंकि इतने पैसे तो मैंने तुम्हें कभी दिए ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी कहाँ इतनी औकात है, तुम्हारी कहाँ हैसियत है इतनी कि तुम मुझे इतना महंगा फोन दे सको लेकर। ये फोन मुझे मेरी सहेली ने गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे पर, और तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। सहेली ने? ऐसी कौन सी सहेली आ गई तुम्हारी जो लाखों रुपए का गिफ्ट दे रही है तुम्हें? है ऐसी बहुत सी सहेलियां हैं मेरी जो लाखों रुपए की गिफ्ट दे सकती हैं मुझे। उनके पति अच्छा खासा कमाते हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है उनकी, इसलिए वो लाख 2 लाख लुटा भी देंगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हर सहेली के पति तुम्हारे जैसा नाकारा निकम्मे थोड़ी ना है। मुकेश बेटा, तेरी मौसी का फोन आया है। हाँ, क्या बात है माँ, क्या बोल रही है मौसी? बेटा, मेरी बड़ी बहन यानी तुम्हारी मौसी, उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। इसके लिए उन्होंने कल बहू को फोन किया होगा शाम को, लेकिन बहू ने फोन नहीं उठाया। तो अभी अभी उन्होंने तेरे नंबर पर फोन किया था, तेरा मोबाइल सामने लगा था, इसलिए मैंने उठा लिया। उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है बेटा, मैं सोच रही हूँ कि 2-4 दिनों के लिए उन्हें देख कर आ जाती हूँ। हाँ माँ ठीक है, आप चले जाइए, अपने साथ में गुड़िया को भी लेकर जाइए 2-4-8 दिनों के लिए। वैसे भी अब उसकी छुट्टियां भी लग गई हैं। हाँ ले जाइए माँ जी। वैसे भी वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, आप भी नहीं रहेंगी तो घर में और कौन देखेगा उसे। हाँ बेटा, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जो ये तुम शाम शाम को 2-4 दिनों में घर से घूमने निकल जाती हो, अब फिर वो घूमना फिरना मत करना बेटा, क्योंकि शाम के समय घर में किसी का होना जरूरी है। दिया बत्ती के समय घर में दरवाजा नहीं लगाते। घूमने निकल जाती है? कहाँ घूमने निकल जाती हो तुम? क्या शोभा, तुमने तो आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रही हो। पहले तो तुम कहीं भी जाती थी तो मुझे बता देती थी, ये आजकल तुम्हें क्या हो गया है? मैं मम्मी जी से बताकर चली जाती हूँ। अब जरूरी नहीं है कि घर में जितने लोग हों उतने सभी लोगों को बता कर जाऊँ मैं। और वैसे भी मेरी भी अपनी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। अपने सहेलियों के साथ थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए निकल जाती हूँ। अरे कम से कम तुम मुझे सुख नहीं दे सकते, तुम मुझे खुशी नहीं दे सकते, तो कम से कम मुझे घर से बाहर जाने दो। घर से बाहर घूमने फिरने में, अपनी दोस्ती सहेलियों के साथ घूमने फिरने में मुझे अच्छा लगता है। क्या तुम्हें ये भी पसंद नहीं है? और खबरदार जब मुझसे दुनिया भर के सवाल जवाब पूछने की हिम्मत भी की तो बेटा, ना जानिए बहू को आजकल क्या हो गया है। पिछले 1 महीने से देख रही हूँ कि इसका स्वभाव एकदम ही बदल गया है। बस दिन रात फोन में लगी रहती है और कुछ कहने के लिए बैठो तो 4 बात सुना देती है। अभी अभी तो हर 2-4-8 दिन में पता नहीं कहाँ जाती है सच सवर कर। मुझे तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा चिंता होती है बेटा। बेटा, समय रहते सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। माँ आप गुड़िया को लेकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। इस तरह से मुकेश की माँ मुकेश की बच्ची को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर चली जाती है। अब मुकेश पूरी तरह से अपनी पत्नी की जासूसी में लग जाता है कि आखिर वो कहाँ जा रही है, किससे मिलती है, क्या करती है। बस मुकेश गैरेज के बहाने घर से निकलता और थोड़ी थोड़ी देर में अपने घर पर आकर चेकिंग करते रहता था। एक दिन मुकेश कुछ ऐसा देख लेता है जिसके कारण उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है। जतिन की गाड़ी यहाँ? मेरे घर में जतिन की गाड़ी क्यों खड़ी हुई है? शायद जतिन घर आया होगा, लेकिन उसने तो आने से पहले मुझे कॉल भी नहीं किया। ऐसे तो मुझसे पूछता था कि तू कहाँ है। अंदर जाकर देखता हूँ दरवाजे भी तो खुले हुए हैं। अंदर जाकर देखता हूँ कि जतिन है या कोई और है। हो सकता है किसी और की गाड़ी, लेकिन नंबर तो जतिन की गाड़ी का ही है। मतलब ये जतिन की ही गाड़ी है, जतिन आया हुआ है। ये क्या चल रहा है मेरे घर पर? शोभा, जतिन, अरे जतिन, हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं तुझसे ही मिलने के लिए आया था जतिन। इस तरह से इंतजार कर रहे थे तुम? झूठ मत बोलो, आज मैंने तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। मुझे सब पता चल गया है कि तुम लोग मेरी पीठ के पीछे क्या कर रहे हो। मुकेश, तुम गलत समझ रहे हो मुकेश, गलत समझ रहे हो। पहले तो मैं तुझसे निपटूंगा, इसे तो बाद में देखूंगा। अरे तू तो मेरी पत्नी है, मेरी पीठ के पीछे तू ये गुल खिला रही है। शर्म नहीं आती तुझे? अपने पति के होते हुए तू ऐसा काम कर रही है। ये इतने महंगे महंगे गिफ्ट, मोबाइल, ये सब तुझे कौन दिला रहा था? यही इसीलिए तूने ये सब किया है ना? बोल, इसीलिए किया है ना? तू इतनी गिरी हुई और ओछी हरकत करेगी सिर्फ महंगे महंगे तोहफे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए? मैंने कभी सोचा भी नहीं था तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। तू इतने दिनों से यही सब कर रही है ना? शर्म हो रही है मुझे तेरे ऊपर कि तू ऐसी हरकत कर रही थी मेरे साथ, और मैं तेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहा था। अरे मानता हूँ कि मैंने तुझे महंगे महंगे तोहफे नहीं दिए, लेकिन उसके बदले मैंने जो भी कमाया है सब कुछ तुझे दिया है, और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मक्कार औरत। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अरे क्या दिया है तुमने मुझे आज तक? तुमने मुझे पिछले 5 सालों में जो नहीं दे पाया वो मुझे पिछले 1 महीने में जतिन ने दे दिया। अरे लाखों रुपए के महंगे महंगे तोहफे, कपड़े और ना जाने क्या कुछ दिलाया है इसने मुझे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम जीवन भर भी कमा कर मुझे दोगे ना तो एक आईफोन नहीं दिला सकते हो। तुम जैसे इंसान के साथ रहना भी मेरे लिए पाप है। मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ कि चलो, मैं तो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा हुआ कि आज तुमने ये सब कुछ देख लिया। मैं तुम्हें बताने की सोच रही थी, लेकिन बताती भी किस तरह। अब मैं जतिन से बहुत प्यार करती हूँ और जतिन भी मुझे बहुत चाहता है। अब हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं।
तुम एक काम करो, मुझे तलाक दे दो और मैं जतिन से शादी कर लूंगी। जतिन भी अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है। अच्छा, तुझे तलाक चाहिए? तलाक चाहिए तुझे? तुझ जैसी औरत के साथ मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ। तू चिंता मत कर, 8 दिनों के अंदर ही मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। रही बात मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी को मैं खुद ही पाल लूंगा। मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं अपनी बेटी को पाल सकता हूँ, समझी ना? तूने अच्छा सिला दिया है दोस्ती का। अरे मैं तो तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। दोस्त के नाम पर तू कलंक है, कलंक। तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। अब तो लोग दोस्त बनाने में भी डरेंगे। शर्म आ रही है मुझे कि मैंने तुझे क्यों दोस्त बनाया। तूने अपने ही भाई के घर में डाका डाल दिया। शर्म नहीं आई तुझे? इतनी अच्छी बीवी है तेरी, तूने अपनी पत्नी को धोखा दिया। तुम दोनों ने एक साथ 2 घर बर्बाद कर दिए। हटो जतिन के पास से तुम। जतिन, सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तू तो भाभी जी से इतना प्यार करता था ना, फिर ये सब कुछ तूने क्यों किया? और क्या सचमुच तू अपनी भाभी जी को तलाक दे रहा है? वो हटो तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं जानती हूँ सब कुछ। जतिन बता दो इसे कि तुम अपनी पत्नी को जल्द से जल्द तलाक देकर मुझसे शादी करोगे। बताओ जतिन, बोलो इसके सामने, बोलो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं क्यों अपनी पत्नी को तलाक दूंगा? इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी अच्छी पत्नी है मेरी। इतनी अच्छी पत्नी को छोड़कर तुम जैसी औरत से शादी करूंगा? 1 नंबर की लालची लोभी औरत हो तुम। ये सब कुछ क्या बोल रहे हो जतिन? और जो इतने दिनों से हम लोगों के बीच में है वो क्या था फिर? अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने ही मुझे फोन कर करके फंसाया है। मिलने के लिए तुम ही मुझे बुलाती थी। मैं तो कभी नहीं सोचा था ऐसा कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी आदमी की जात तो होती ही कुत्ते की जात है, लेकिन तुमने मुझे बार बार फोर्स किया है मिलने के लिए। आज के बाद ना ही तुम मुझे कोई फोन करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। आज के बाद तुम्हारा मेरा जो भी रिश्ता था खत्म हो गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे। भगवान तो मुझे माफ नहीं कर सकता, लेकिन हो सके तो तू मुझे माफ कर देना। अरे धोखेबाज मक्कार इंसान, रुक जा। तेरे कारण मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ ली। रुक जा धोखेबाज इंसान, ठहर जा। मुकेश, मैं सचमुच अंधी हो गई थी दुनिया के चकाचौंध में। मुझे लगा कि मैं जतिन के साथ रहूंगी तो अपनी सारी फरमाइशें पूरी कर लूंगी, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगी। मुझे माफ कर दो जतिन, मुझे माफ कर दो मुकेश, माफ कर दो। उस जतिन ने मुझे ठगा है, मुझे माफ कर दो। मैं आज जान गई हूँ कि जीवन में प्यार होना बहुत जरूरी है। पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते ही रहेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मुकेश, बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने जो किया है वो गलती नहीं, पाप है, पाप। और इस पाप के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। इस घर में तुम रह तो सकती हो, लेकिन मेरी बच्चे की माँ बनकर, मेरी पत्नी बनकर नहीं। और खबरदार, जो मुझसे किसी प्रकार का कोई रिश्ता बनाने की कोशिश भी की तो। नहीं, मुझे माफ कर दो मुकेश, मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच बहुत पागल थी, अंधी हो गई थी प्यार में। मैंने चीजों की लालच में, लोभ में ये सब कुछ किया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने जो गलती की है वो पाप है, लेकिन इस पाप का प्रायश्चित तभी होगा जब मैं तुम्हारे दिल में दोबारा अपने लिए जगह बना पाऊंगी। मुकेश के लिए ये सब देखकर अनदेखा कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। मुकेश बहुत ही ज्यादा नफरत कर रहा था शोभा से, लेकिन शोभा पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। वो चाहते हुए भी मुकेश के दिल में अपने लिए जगह ना बना पाई। अब इस घर में शोभा बस घर के कामकाज करती और अपनी बच्ची की देखभाल करती। मुकेश से उसका हर प्रकार से रिश्ता टूट सा गया था। तो दोस्तों, यदि इस स्टोरी का आपको सेकंड भाग देखना है तो कमेंट में जरूर लिखें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।